हेलो स्टूडेंट, मेरे वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। ये वीडियो लेक्चर सीरीज़ मैं एलेंस की नोट्स के ऊपर बेस्ड रखता हूँ। आज जो मैं मेडिसिन डिस्कस करने वाला हूँ वो है एसिटिक एसिड। जैसा आपको पता है एसिटिक एसिड के कई प्रकार हैं केमिस्ट्री में। हम यहाँ डिस्कस करेंगे जिसका केमिकल फार्मूला होता है CH3COOH। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सबसे पहले आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो एसिटिक एसिड की सूटेबिलिटी के बारे में है। एसिटिक एसिड किस प्रकार के लोगों के ऊपर सूट करती है। तो सबसे पहला जो लाइन है एलेंस की नोट में मेंशन है वो है अडेप्टेड टू पेल लीन पर्सन विथ लैक्स फ्लैवी मसल्स, फेस पेल, वैक्सी। अब इसमें दो वर्ड आए हैं, पेल, लीन, पर्सन। तो ये पहले समझना चाहिए, ये जो लाइन है वो टोटल के टोटल अपीयरेंस के लिए लिखा गया है कि वो रोगी चाहे वो पर्सन कैसा दिखता है, किस टाइप के दिखने वाले पर्सन में ये एसिटिक एसिड अधिक अच्छा काम करती है। तो पेल का मतलब क्या है? हैविंग स्किन दैट इज लाइटर और कलर ऑफ्टन बिकॉज ऑफ फियर और इलनेस। एक सामान्य रूप में जो हेल्दी आदमी है उसका स्किन का कलर थोड़ा ग्लो लिए रहता है और उसमें रेडिशनेस रहता है। खास करके आप चिक्स पर देखेंगे तो थोड़ा पिंकिश रहेंगे। जो फेयर लोग हैं उनमें ये अधिक दिखाई देता है। तो इसका मतलब है कि वो हेल्दियर हैं। स्किन का कलर हेल्थ का सबसे अच्छा साइन माना जाता है। हेल्दियर पर्सन की स्किन ग्लो करता है और उसका जो कलर है स्लाइटली पिंकिश रहता है। तो ये है। बट व्हेन ए पर्सन गॉट इल या फियर, कभी कभी डर भी जाता है आदमी। तो आप कहावत सुने होंगे कि हिंदी में डरने से खून सूख जाना। तो ऐसा महसूस होता है, उनका कलर जो है लाइटर हो जाता है। लाइटर कहने का मतलब जो रेडिशनेस और जो ग्लोनेस रहता है वो समाप्त हो जाता है। होंगे कोई डेड बॉडी है तो उसका कलर देखिएगा कि बिल्कुल उजला पड़ जाए। तो ऐसे कुछ मिलते जुलते कलर उनके हो जाते हैं। कभी कभी जो आदमी बीमार रहता है तो उसमें न्यूट्रिशनल लेवल काफ़ी कम रहता है, जिससे RBC काउंट उनका कम हो जाता है। जो ये मेन काउज है इसका अपीयरेंस पेल होने का। नेक्स्ट थिंग क्या है? लीन। पर्सन दिखने में कैसा है? लीन का मतलब होता है थिन एंड इन गुड हेल्थ, हैविंग लिटिल और नो फैट। बहुत से व्यक्ति देखिएगा बहुत दुबले पतले रहते हैं। ऐसा नहीं कि उनको कोई बीमारी हुई है, लेकिन उनकी टेंडेंसी है वो कितना भी खाएंगे वो मोटे नहीं होंगे। तो दैट टाइप ऑफ पर्सन नोन एज द लीन एंड थिन पर्सन। तो यहाँ पर यही मेंशन है ये पहले लाइन में कि कैसा अपीयरेंस उनका होता है। पेल और लीन पर्सन को ये एसिटिक एसिड अधिक सूट करती है। विथ लैक्स फ्लैवी मसल्स। देखिए, एक तो है कि लीन पर्सन है, उसको मसल्स का मास नहीं है, और दूसरा जो मसल्स होते भी हैं वो स्ट्रॉन्गर नहीं होते। स्ट्रॉन्ग मसल के निशानी है, उनमें स्ट्रेंथ रहता है। उसको टच कीजिएगा तो टाइट महसूस होता है, वो टफ लगेगा कि टफ है, टाइट है। और थोड़ा पफी रहता है, पफी फूला हुआ। बॉडी बिल्डर जो थोड़े बहुत भी जिम जाते हैं उनको देखे होंगे कि उनके मसल्स उभरे हुए हैं और आप टच कीजिएगा तो वो टाइट महसूस होंगे। लेकिन जिनके मसल्स में ऑलरेडी कम है, ऑलरेडी वो वीक है, लीन एंड थिन है, तो उनके जो मसल्स होते भी हैं वो बहुत लूज होते हैं। छूने में देखिएगा बहुत लूज लाएंगे। अब थुलथुले बिल्कुल उठे हुए नहीं, थुलथुल नीचे लटके हुए जो भी रहेंगे लटके हुए रहेंगे। तो ऐसा उनके जो मसल्स हैं वो रहते हैं। फेस पेल, समझ गए? पेल का जो कलर अपीयरेंस है फेस का वैसा हो जाएगा। वाइटिस, वैक्स। आप एक समझिए कि पेल जिनका कि कलर नेचुरल से डाउन है, वाइटिस है, और दुबले पतले जिनके मसल्स में ना तो स्ट्रेंथ है और ना उनमें मसल्स हैं भी, थोड़े बहुत जो हैं वो भी कमज़ोर हैं। तो ऐसे पर्सन को एसिटिक एसिड अधिक सूट करती है। तो ये लाइन अपीयरेंस के लिए आया है। अब हम अगले लाइन में चलते हैं। उसमें मेंशन है हेमरेज फ्रॉम एवरी म्यूकस आउटलेट, नोज, थ्रोट, लंग्स, स्टोमक, बॉवेल, यूटेरस,
क्रॉस रेफरेंस के लिए जो मेडिसिन है फेरम, मेट एंड माइलोफोलियम। तो इसमें क्या आप देख रहे हैं कि हेमरेजिक टेंडेंसी है। ये क्या है हेमरेज? ये टेंडेंसी है। टेंडेंसी मैंने कहने का मतलब कि उनमें बार बार किसी न किसी म्यूकस आउटलेट से, एवरी म्यूकस आउटलेट्स कहने का मतलब ये नहीं कि हमेशा सारे म्यूकस आउटलेट से उनको ब्लीडिंग होते ही रहती है, बट कहीं ना कहीं से उनको ब्लीडिंग होते रहती है कंटिन्यूअस, या अक्सर रिकरेंट ब्लीडिंग होते रहती है बार बार। जैसे नोज है तो एपिस्टाइटिस के द्वारा ब्लीडिंग हो सकती है, नक्सीर फूट सकती है बार बार। थ्रोट है तो खांसते वक्त उसमें ब्लड निकल सकता है। लंग्स है तो ट्यूबरक्लोसिस के केस में, कैंसर के केस में उनको ब्लीडिंग हो सकती है। सेम स्टोमिक है तो उनमें स्टोमिक में या तो अल्सर हो जाए चाहे कैंसर हो जाए, तो दैट टाइम ऑल्सो द ब्लीडिंग में स्टार्ट। बॉवेल्स है, पाइल्स हो चाहे फिशर्स हो, तो उस केस में भी ब्लीडिंग कंटिन्यू रहती है। यूटेरस से बहुत लेडीज़ों को कंप्लेंट आता है कि उनको जो मेंस है उसके छोड़ के जो रेगुलर जो मेंस होते हैं उनके अलावा भी उनको ब्लीडिंग होते रहती है। आगे हम लोग देखें उसमें मेट्रोरेजिया विकारियोसिस, जो मेंस होते भी हैं को प्रेजेंट रहती है, और यदि किन्हीं को ऐसा हेमरेजिक टेंडेंसी और ऊपर के जो अपीयरेंस में मिलते हैं तो इट्स वेरी मच चांसेस दैट द पर्सन इज एसिडिक एसिड पर्सन। तो इन दोनों केस में यदि मैच करता है तो आपको जरूर एसिडिक एसिड के बारे में सोचना चाहिए। लास्ट थिंग है ट्रोमेटिक एपिस्टैक्टिस। ट्रॉमा फिजिकल भी होता है, मेंटल भी होता है। उसके बाद यदि नक्सीर फूटती है तो उस केस में एसिडिक एसिड अच्छा वर्क करती है। अर्निका मॉन्टेना भी उस केस में अच्छा वर्क करती है। तो यहाँ पर मैंने पॉइंटर से मेंशन भी किया, टेंडेंसी है, हेमरेजिक टेंडेंसी है, बार बार वो ब्लीडिंग होने की ये टेंडेंसी है। अब आइए कुछ डिजीज यहाँ पर मेंशन है, जैसे मरासमस एंड अदर वेस्टिंग डिजीज ऑफ चिल्ड्रेन के केस को हम लोग देखते हैं। इसमें जो मेंशन है एलएस की नोट में वो लाइन है, मरासमस एंड अदर वेस्टिंग डिजीज ऑफ चिल्ड्रेन। And again for the cross reference here is the 4 medicines. Medicines are abrotenum, iodinum, sanicula, tuberculinum. तो एसिडिक एसिड साथ ये 4 मेडिसिन भी आपको स्टडी करनी चाहिए, खास करके चिल्ड्रन के केस में जिनका कि बॉडी में मसल्स का मास बहुत कम है, वेस्टिंग डिजीज जिसको बोलते हैं। वेस्टिंग डिजीज में यहाँ अब एक सवाल आता है कौन कौन से डिजीज आते हैं। तो एक समान रूप से समझिए कि ऐसी कोई भी डिजीज जिसमें बच्चा दुबला पतला होते ही जाता है, ग्रेजुअली बिकम थिनर एंड थिनर एंड थिनर, तो वो सारे डिजीज जो हैं उसके रेंज में आती है। फिर भी मैंने कुछ लिस्ट दिया है, जैसे क्रोनिक लंग्स डिजीज, लंग्स के जितने भी बहुत पुराने डिजीज हैं, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो, अस्थमा हो, ये हो सकते हैं। रिकरेंट ट्यूबरकुलोसिस, एज यू नो ऐसे बहुत लोग हैं जिनको कि टीबी रिपीट कर देती है, तो उस केस में HIV रिलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो जाए, न्यूरोपैथी हो जाए एंड इंसेफेलोपैथी हो जाए, तो इस केस में भी एसिडिक एसिड अच्छा काम करती है, क्योंकि इसमें भी बॉडी का जो मसल्स मास है वो कम होते जाता है ग्रेजुअली। और एक बहुत कॉमन इसमें आपको लगेगा जो है रिकरेंट इन्फेक्शन। ऐसे इन्फेक्शन सबको है तो ये तो बहुत कॉमन चीज़ लगेगा, लेकिन एक चीज़ यहाँ समझने वाली है, चिल्ड्रन के केस में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है रिकरेंट इन्फेक्शन, क्योंकि जो चिल्ड्रन का एज है वो ग्रोइंग एज है। किसी भी व्यक्ति के लिए यदि बढ़ने का जो समय है तो बचपन से लेके एडल्ट होने के बीच का ही समय है, लेकिन यदि इस बीच में वो बार बार उसका इम्यून सिस्टम यदि कमज़ोर है और बार बार वो इन्फेक्शन से ग्रसित हो जाता है, इन्फेक्शन के चलते वो बार बार फ्रीक्वेंट उसको फीवर होने लगता है, या फ्रीक्वेंट डायरिया डिसेंट्री हो जाता है, या फ्रीक्वेंट ब्रोंकाइटिस जिसको बोलते हैं बार बार उसको होने लगता है। तो यदि इन सारे चीज़ों से के इन्फेक्शन से वो सफ़र करते रहता है, तो ये क्या है कि उसका न्यूट्रिशनल जो वैल्यू है उसके शरीर में पहुंचने का वो कम होता है, क्योंकि जो आदमी बीमार रहेगा वो ऑब्वियस रूप से वो कम खाएगा तो उसको न्यूट्रिशन का लेवल उसका बढ़ेगा नहीं, तो फिर उसका ग्रोथ जो है
वो अप टू मार्क होगा नहीं, जिस एज में जितना ग्रोथ और जितना वेट चाहिए उतना होगा नहीं। तो इससे क्या होता है कि जो व्यक्ति बचपन की उम्र में अधिक बीमार रहता है तो उनका देखिएगा कि उनका ग्रोथ कम हो जाता है, जिसको कभी कभी बच्चे के केस में अधिक ये होने लगता है तो रिटार्डेड या स्टंट ग्रोथ भी बोलते हैं। तो ये देखने में बहुत सामान्य है, बट जनरली ये होता बहुत। उनको इस चीज़ के लिए ज़रूर इनकरेज करें कि आप बचपन के टाइम में बच्चे को के स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान दें। अच्छा है कि आप होम्योपैथिक के इस्तेमाल करें क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। एलोपैथिक मेडिसिन के इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के बाद, एंटीबायोटिक के बाद अधिक साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जिससे इनका ग्रोथ जितना होना चाहिए उससे कम होता है। आगे है सीवियर एनीमिया एंड अदर माल न्यूट्रिशनल डिजीज। बहुत से माल न्यूट्रिशन के डिजीज़ हैं। एनीमिया तो है ही अपने आप में, आयरन डिफिशियंसी हो जाए, कैल्शियम डिफिशियंसी हो जाए, फास्फोरेट में, तो जो भी डिफिशियंसी यदि होंगे माल न्यूट्रिशनल रिलेटेड तो उस बच्चे के ग्रोथ में फ़र्क पड़ेगा और ख़ास करके उसके मसल्स मास में अवश्य फ़र्क पड़ता है। तो ये सारे कुछ लिस्ट हैं, ऐसे लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी रहती है, बट जानने के लिए, समझने के लिए मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं कि जब बच्चा किसी भी ऐसे डिजीज से सफ़र करता है जिसके चलते उसका मसल्स का क्षय होने लगता है, तो उस केस में एसिडिक एसिड, एब्रोटेनम, आयोडेनम, सैनिकुला, ट्यूबरकुलिनम, ये अपने इंडिकेशन के ऊपर जिन जिन मेडिसिन का सिम्टम्स मिलता है उसके ऊपर ये मेडिसिन अच्छा काम करती हैं। उसमें एसिडिक एसिड एक मेडिसिन है ही। आगे जो नेक्स्ट लाइन है वो है ग्रेट प्रोस्ट्रेशन आफ्टर इंजुरी। क्रॉस रेफरेंस मेडिसिन यहाँ है सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहाँ एक प्रोस्ट्रेशन वर्ड आया। प्रोस्ट्रेशन का एग्जैक्ट मतलब समझने की यहाँ ज़रूरत है, तब आप समझ जाइएगा। प्रोस्ट्रेशन का मतलब वेरी टायर्ड। तो इसका मतलब ये है कि कोई बहुत थक गया तो उसको प्रोस्ट्रेशन क्यों बोला जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे है द स्टेट ऑफ हैविंग नो स्ट्रेंथ और एबिलिटी टू डू एनीथिंग। बिल्कुल स्ट्रेंथ है ही नहीं, वो कुछ करने लायक मेंशन है बिकॉज यू आर वेरी इल, वेरी टायर्ड और वेरी अपसेट। तो वेरी इल का मतलब तो सबको समझ है। यदि कोई बहुत बीमार है तो ऐसे ही उसके शरीर में ताकत नहीं है, वो बेड रेस्ट पर पड़ा हुआ है, तो वो कुछ करने के लायक है नहीं। लेकिन वेरी टायर्ड का मतलब देखिए ऐसा है कि बहुत बार क्या है कि लोग सालों काम करते रहते हैं। कभी कभी स्टूडेंट पढ़ाई का प्रेशर अधिक महसूस कर लिए, वो बहुत पढ़ाई में मेहनत कर रहे हैं, कोई काम में इतना व्यस्त हो गया कि बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन होता क्या है कि कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद ये अपने आप शरीर में वीकनेस इनको लगने लगती है, इनकी भूख समाप्त होने लगती है और धीरे धीरे ये हमेशा थके हुए, और एक टाइम ऐसा आता है कि उनको लगता है कि अब हम कुछ ना करें तो अच्छा है। नेक्स्ट चीज है वेरी अपसेट। अब देखिए तो शरीर के ऊपर मैंने यहाँ पर मेंशन है वेरी टायर्ड और एक है वेरी अपसेट। एज यू नो होम्योपैथिक में माइंड का एक बहुत बड़ा रोल है। तो यदि मानसिक रूप से भी कोई बहुत दुखी है, प्रसन्न नहीं है, पर्सन नॉट सो मच हैप्पी, देन हिज एपेटाइट ग्रेजुअली गोइंग डाउन। और एपेटाइट जब डाउन हो गया, उसको कुछ खाने का मन नहीं करता, देन ही ग्रेजुअली लूजेज हिज स्ट्रेंथ एंड वन डे या कुछ समय बाद उसको क्या लगेगा कि उसके पास कुछ शरीर में ताकत नहीं है। यह स्पष्ट बात है, उसको कुछ ताकत नहीं रहता है। तो ये जितनी चीज़ें हैं प्रोस्ट्रेशन की, इसके चलते आप ये समझिए कि यदि पेशेंट किसी तरीके से थकान महसूस करता है और शरीर में ताकत नहीं रह जाती है, चाहे वो बीमारी के चलते हो, चाहे अपने काम के चलते हो, या अपने माइंड के स्टेट स्ट्रेंथ गेन करने लगेंगे और वो कुछ टाइम बाद 10-15 दिन, महीना दिन, 2 महीना के बाद अपना स्ट्रेंथ वापस ले लेंगे और काम करने, जो रोजमर्रा का काम है जो उनका, उसमें वो जुट जाएंगे। फिर है ग्रेट प्रोस्ट्रेशन से आगे है आफ्टर इंजुरी। बहुत बार इंजुरी हो जाती है किसी तरीके से, तो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड अच्छा काम करती है, एक एसिड और
एक एसिडिक एसिड अच्छा काम करती है, एक एसिडिक और यहाँ मेंशन है सल्फ्यूरिक एसिड, वो भी अच्छा काम करती है, इसीलिए इसे क्रॉस रेफरेंस में यहाँ लिखा हुआ है। आफ्टर सर्जिकल शॉक, आफ्टर एनेस्थेटिक, आगे ये लाइन थोड़ा रिपीट हो गया है, तो आफ्टर सर्जिकल शॉक और आफ्टर एनेस्थेटिक, जैसे होता है क्या है, जब सर्जरी हो रहा है तो सर्जरी में बहुत लोग शॉक में चले जाते हैं, और उस सर्जरी के टाइम में यदि मेजर सर्जरी तो उनको एनेस्थेसिया दे के बेहोश भी किया जाता है। तो उस टाइम क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, जब सर्जरी समाप्त हो गया उसके बाद क्या होता है कि वो अपना स्ट्रेंथ वापस नहीं ले पाते हैं, दे आर नॉट फीलिंग एज हेल्दियर एज प्रीवियस। सो क्या होता है कि वो फिर वो स्ट्रेंथ नहीं होने के चलते वीकनेस महसूस होता रहता है उनको, जिसके चलते वो किसी भी काम के लायक बचते नहीं है, उनको मन नहीं करता है अपना कोई काम कर ले, क्योंकि वो 100% अपने आप को फिट नहीं महसूस करते हैं। तो ये इसके सूटेबिलिटी के बारे में इतनी सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। पहले स्लाइड में जहाँ हम लोग इसके अपीयरेंस को देखे हैं, कैसा दिखता है पर्सन, क्या टेंडेंसी है, फिर दूसरे स्लाइड में जो हम लोग देखे हैं कि कुछ एक ऐसी बीमारियां हैं जिसके चलते उसका ग्रोथ में रुक जाता है, खासकर बच्चों के केस में, और लास्ट है नेक्स्ट स्लाइड में। ऐसे तो हम लोगों ने केंट का स्टडी किया है, लेकिन इस स्लाइड में मैंने थोड़े दूसरे राइटर, खास करके आप लोग जो सीनियर क्लासेस हैं उनको दूसरे राइटर के भी व्यूज़ को जानने चाहिए, तो मैंने यहाँ मेंशन किया केंट ने क्या बोला है एसिडिक एसिड के सूटेबिलिटी के बारे में। केंट ने बहुत सिंपल सामान्य शब्दों में बोला है, दिस रेमेडी इज यूजफुल टू कंप्लेंट्स ऑफ पेल सिकली पीपुल। पेल का तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, सिकली का मतलब ये है कि जो बहुत बीमार रहते हैं, सिकली अक्सर जो बीमार रहते हैं उनके लिए। नेक्स्ट पैराग्राफ है, पेशेंट हु हैव बीन वीक फॉर मेनी ईयर हु हैव इनहेरेंट पिथेसिस। पिथेसिस ये पुराना टर्मिनोलॉजी है ट्यूबरकुलोसिस के लिए। इनहेरेंट जैसे इनको खानदानी ट्यूबरकुलोसिस कहने का मतलब कि ट्यूबरकुलर पेशेंट आप यहाँ ले सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जैसे उनको मदर को, फादर को, चाहे उनके परिवार में टीबी का हिस्ट्री है, चाहे एक से अधिक उनके रिलेटिव को, ब्लड रिलेटिव को टीबी हुआ है, तो उस केस में ये इनहेरिटेड पिथेसिस है। उनके में भी यदि ट्यूबरकुलोसिस के किसी तरह से प्रेजेंट है, चाहे उनको पहले हुआ हो टीबी, तो उन टाइप के रोगियों को इमेसिनेशन, वीकनेस, एनीमिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, बर्निंग थ्रस्ट एंड कॉपियस पेल यूरिन, ऊपर के तो सारे चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बट डॉक्टर केंट ने यहाँ मेंशन किया बर्निंग थ्रस्ट एंड कॉपियस पेल। आप आगे पढ़ेंगे जब इसके जनरलिटीज पढ़ेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइन में, तो उनको थ्रस्ट कैसा है, तो बट एक सामान्य है कि भाई उनको बहुत प्यास लगते रहती है और उनको बार बार बहुत मात्रा में पेशाब होता रहता है। आर ए कॉम्बिनेशन कॉलिंग फॉर एसिडिक एसिड, ऊपर के जितने कॉम्बिनेशन हैं इनहेरेंट पिथेसिस, बार बार यूरिन जाते हो, तो ऐसे केस में जो ये सब कॉम्बिनेशन जो एक तैयार होता है, ये कॉम्बिनेशन में एसिडिक एसिड अच्छा काम करती है। एक लास्ट केंट साहब ने मेंशन किया है, विनेगर इज एन ओल्ड रेमेडी फॉर बैड इफेक्ट फ्रॉम क्लोरोफॉर्म। देखिए विनेगर एक मेजर कंपोनेंट है एसिडिक एसिड का, या एसिडिक एसिड कह भी सकते हैं इसको। विनेगर इज एन ओल्ड रेमेडी फॉर बैड इफेक्ट फ्रॉम क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म से एनेस्थीसिया बेहोश लोगों को किया जाता है, तो ये क्लोरोफॉर्म का ही बैड इफेक्ट जो होता है, जैसा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एनेस्थेटिक आफ्टर एनेस्थेसिया, तो उसके केस में ये उसके साइड इफेक्ट को हटाने में ये एसिडिक एसिड अच्छा काम करती है। इट इज़ यूजफुल इन हेमोरेजिक, कॉन्स्टिपेशन, ब्लीडिंग फ्रॉम वेरियस म्यूकस मेम्ब्रेन्स, नोज, स्टोमक, रेक्टम, लंग्स एंड फ्रॉम यूटेरस। और एक चीज़ केंट साहब ने मेंशन किया, सेंसिटिव टू कोल्ड। ये चीज़ याद रखने वाली बात है कि ऐसे जो लोग हैं एसिडिक एसिड की, ये सारी चीज़ें तो उनको है ही, वो ठंडे के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव रहते हैं, ठंड उनको अधिक लगती है और लोगों की अपेक्षा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आज जो डिस्कस की अभी,
वो सूटेबिलिटी के बारे में है, एसिडिक एसिड मेडिसिन कैसे कैसे लोगों को सूट करती है। आई थिंक इससे आपको एसिडिक एसिड के एडेप्टेबिलिटी या सूटेबिलिटी के बारे में क्लियर हुआ होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।